Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Padma Barrage created by Bangladesh. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. पद्मा रिवर के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, गंगा नदी जाकर के यहाँ पे फरक्का के आसपास यहाँ पे एक डैम भी या बराज भी बनाया है भारत ने। वहाँ से गंगा नदी के दो मुख्य डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं। जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका नाम है पद्मा, दैट इंटर्स इनटू बांग्लादेश। तो गंगा नदी ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर उसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। एक मेन डिस्ट्रीब्यूटरी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है जिसको पद्मा नदी नाम से जाना जाता है, और दूसरी हुगली नदी जो यहाँ कोलकाता के पास आकर के उसके आगे फिर हल्दिया के आसपास वो ड्रेन होती है इन बे ऑफ बंगाल। और इसी पद्मा नदी के ऊपर एक डैम बना रहा है बांग्लादेश, जिससे रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है। अगर हम पद्मा नदी की बात करें तो पद्मा नदी को लेफ्ट हैंड से साइड से ज्वाइन करती है जमुना नदी। तो जमुना नदी क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर व्हेन इट इंटर्स इनटू बांग्लादेश इज नोन बाय द नेम जमुना एंड इट इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ पद्मा। यही पद्मा नदी आगे जाकर के इसको ज्वाइन करती है अगेन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी के तौर पे मेघना रिवर। अब मेघना रिवर क्या है वो समझते हैं। देखिए, बराक नदी जो मणिपुर हिल्स में ओरिजिनेट होती है, बराक रिवर ही इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू मुख्य डिस्ट्रीब्यूटरीज में, टू मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक है सूरमा और दूसरा है कुसियारा। ये सूरमा और कुसियारा वापस जाकर के बांग्लादेश में मिलती हैं और इनका नाम हो जाता है मेघना। तो ये हैं मुख्य नदियां जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा व्हेन इट इंटर्स इनटू बांग्लादेश नोन एज जमुना, left hand tributary of Padma, and Meghna is resultant of the merger of two distributaries of Barak. बराक नदी है मणिपुर हिल्स के बाद आकर के बांग्लादेश बॉर्डर पे, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे वो डिवाइड होती है सूरमा और कुसियारा में, और वो जब मिलते हैं तो बनती है मेघना नदी। अब पद्मा रिवर के ऊपर एक डैम या बराज बना रहा है बांग्लादेश इन इट्स राजबारी डिस्ट्रिक्ट। इस डैम की मदद से बांग्लादेश विल लुक फॉरवर्ड टू मिटिगेट इट्स वाटर स्कैर्सिटी स्पेशली ड्यूरिंग द लीन सीजन। मॉनसून से जस्ट पहले वाला टाइम उसको कहा जाता है लीन सीजन। वहां पे पानी का फ्लो कम हो जाता है। उस टाइम में वाटर अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पद्मा नदी के ऊपर ये डैम बना रहा है, बराज बना रहा है बांग्लादेश। देखिए, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में यहाँ पे फरक्का के ऊपर जो डैम बना हुआ है, भारत ने जो बनाया है, वो बांग्लादेश भारत के रिलेशंस के लिए एक टिपिंग पॉइंट है राइट सिंस 1975। उसके बारे में देखेंगे। बांग्लादेश अभी तक हमें अक्यूज करता है, भारत को अक्यूज करता है कि फरक्का डैम बना करके इंडिया एक्सेसिवली डाइवर्ट सम वाटर अवे फ्रॉम पद्मा रिवर। और पद्मा रिवर के जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो लीन सीजन में कम हो जाती है। उसी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाटर फ्लो को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए पद्मा बराज बना रहा है बांग्लादेश। 2.1 किलोमीटर लॉन्ग ये बराज है। इसकी मदद से बांग्लादेश विल बी एबल टू क्रिएट इरिगेशन फैसिलिटी फॉर 2.88 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड एंड expectedly 113 megawatt of hydropower generation will also happen with help of पद्मा बराज। अब ये पद्मा बराज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है फरक्का बराज। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ फरक्का के आसपास भारत ने एक डैम बनाया, बराज बनाया, जिसकी मदद से वाटर को हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स हुगली रिवर। इस डैम का बहुत सारा यूज है। एक तो है ऑफ कोर्स कि इसकी मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वाटर को डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स हुगली। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इस फरक्का बराज का इस्तेमाल किया जाता है इंडिया द्वारा फॉर डीसिल्टेशन। मतलब जो एक्सेसिव सिल्ट कैरी करती है गंगा नदी, आपको पता है कि जब वो
लोअर राइपेरियन रीजन में पहुंचती है, अपने ओल्ड एज में पहुंचती है यहाँ पे गंगा नदी या कोई भी नदी, तो फिर वो बहुत सारा सिल्ट कैरी करती है और सिल्ट को डिपोजिट भी करती रहती है ऑन इट्स बेड। इस कारण से यहाँ आकर के नदियाँ जो है वो बहुत शैलो हो जाती हैं और बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। अब ये एक्सेसिव सिल्ट कैरी करने के कारण होता क्या है कि कोलकाता पोर्ट जो आगे इस हुगली रिवर के ऊपर ही है, यहाँ पे कोलकाता पोर्ट, वहाँ पे बहुत सारा सिल्टेशन हो जाता है और इस कारण से वहाँ पे ड्राफ्ट यानी कि डेप्थ ऑफ द रिवर काफ़ी कम हो जाती है, जिस कारण से बिग शिप्स आर नॉट एबल टू डेक एट या डॉक एट कोलकाता पोर्ट। तो एक्सेसिव सिल्टेशन के कारण कोलकाता पोर्ट की फंक्शनैलिटी हैम्पर होती है। उसी एक्सेसिव सिल्टेशन को रिमूव करने में काम आता है ये फरक्का बराज। फरक्का बराज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डीसिल्टेशन विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग नेविगेबिलिटी ऑफ कोलकाता पोर्ट। तो तमाम बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए भारत ने फरक्का डैम बनाना शुरू किया 1960s में, यहाँ पे फरक्का रीजन में, जिसकी मदद से कुछ पानी को हम लोग डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स हुगली रिवर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड डिसिल्टेशन, इन सब गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमने फरक्का बराज बनाना शुरू किया। 1971 में एक अलग देश बन गया बांग्लादेश, एंड उसमें भी भारत का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन तो ये तो आप जानते ही हैं। तो 71 में बांग्लादेश बनने के बाद और 72 में शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया। उसमें भी भारत का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था, मतलब बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री बनवाने में भारत ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो 1971 से लेकर के 75 तक तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। बांग्लादेश में भी अवामी लीग की सरकार थी, लेकिन 75 ऑनवर्ड्स भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस धीरे धीरे खराब होने लगे। भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस में टिपिंग पॉइंट आने के पीछे यानी कि खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था यह फरक्का बराज से रिलेटेड डिस्प्यूट। फरक्का बराज डिस्प्यूट जिसमें बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत अनफेयर तरीके से फरक्का बराज बना करके एक्सेसिव वाटर को चैनलाइज कर रहा है टुवर्ड्स हुगली रिवर, ऐसा बांग्लादेश को लगता था। और एक्सेसिव वाटर के साथ साथ हम लोग उसमें इसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं डिसिल्टेशन के लिए, साथ ही साथ जो हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए एनर्जी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो इन सब कारणों से भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस थोड़े से खराब होने लगे और ये डिस्प्यूट चला भारत बांग्लादेश के बीच में लगभग 20 सालों तक। 1975 में जब फरक्का बराज बन करके तैयार हो गया, तब से भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए। बहुत सारे डिस्कशन, डिबेट और डिस्प्यूट के बाद 1996 में जाकर के भारत और बांग्लादेश ने आपस में एक ट्रीटी साइन की, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। इस गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी के अंतर्गत दोनों देशों ने टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज किए कि कितना पानी भारत को छोड़ना होगा फॉर पद्मा रिवर, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश कर पाए। तो दिस 30-year एग्रीमेंट signed between India and Bangladesh is regarding sharing of water during dry season of Ganga River at Farakka Barrage। अब ये टॉपिक गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, जिसकी मदद से फरक्का बराज को ऑपरेट किया जाता है, जिसके टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से फरक्का बराज को ऑपरेट किया जाता है, ये ट्रीटी 2026 में दिसंबर में लैप्स होने वाली है, क्योंकि ये 30 साल के लिए ट्रीटी थी। 1996 में फाइनलाइज किया गया था, तो 2026 के दिसंबर में लैप्स होगी। तो इस साल ये जो फरक्का बराज है या फिर गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। दोनों देश इसको ऑफ कोर्स रिन्यू तो करना चाहेंगे, लेकिन अपने फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड और भी कई सारे आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे इन न्यूज़पेपर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about RELO's agreement between India and Russia. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. RELO's agreement. इसका पूरा नाम है Reciprocal Exchange of Logistics Support. It is bilateral logistic support between India and Russia. जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे रिसेंटली दिसंबर या जनवरी महीने में, तो उसके बाद ये रेलोस एग्रीमेंट को ऑपरेशनल किया गया है भारत और रशिया के बीच में। भारत आने से पहले रेलोस एग्रीमेंट को रशिया की पार्लियामेंट, जिसको डूमा कहा जाता है, उसने रेटिफाई कर दिया।
इसके साथ ही रेलोस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारे रास्ते ओपन हो गए। यू सी, रेलोस इज ए काइंड ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये काफी सालों से नेगोशिएट हो रहा था दोनों देशों के बीच में, लेकिन रशिया के पार्लियामेंट का रेटिफिकेशन जरूरी था इस एग्रीमेंट के ऑपरेशनल होने के लिए। तो भारत आने से पहले नवंबर महीने में ही रशिया के पार्लियामेंट डूमा ने इसको रेटिफाई कर दिया और उसके बाद भारत और रशिया ने मिल करके इस रेलोस एग्रीमेंट को ऑपरेशनल कर दिया फ्रॉम 12 जनवरी 2026। भारत के तरफ से पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी इस रेलोस एग्रीमेंट को, क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू एंटर इनटू ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइज विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो भारत सरकार एग्जीक्यूटिव ही अपने लेवल पे इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स करा सकती है। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटीज when signed by Indian executive do not need ratification from Indian Parliament. There are few इंटरनेशनल ट्रीटी जिसमें कुछ फेडरल इश्यूज हों या फिर उस ट्रीटी के अंदर ही लिखा हो कि पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन की जरूरत है, तो उस केस में भारत के अंदर पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट्स इम्प्लीमेंटेड just by executive order. It does not need parliamentary approval as per article 73 and 253. तो इस कारण से भारत और रशिया के बीच में ये रेलोस एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट ऑपरेशनल हो गया फ्रॉम 12 जनवरी 2026। ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए फंक्शनल रहेगा। उसके बाद 2031 में इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। इस रेलोस एग्रीमेंट की मदद से होगा क्या? तो बोथ कंट्रीज हैव कमिटेड टू अलाउ रेसिप्रोकल एक्सेस, मतलब दोनों देश एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, एक्सेस देंगे ऑफ देयर मिलिट्री फैसिलिटीज। तो जैसे कि हमारा कोई पोर्ट है, हमारे पोर्ट के पास पोर्ट पे आकर के रशियन नेवल शिप्स रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ सप्लाई कर सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बर्थिंग एंड पोर्ट कॉल, मतलब वहां आकर के डॉक कर सकते हैं। अगर अपना कोई कार्गो है तो उसको अनलोड कर सकते हैं, कोई कार्गो को वहां पे लोड कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है पोर्ट कॉल। तो इन बीच में कहीं पे रुक जाना और वहां पे अपने कुछ कार्गो को लोड या अनलोड करना, उसको कहा जाता है पोर्ट कॉल। तो ये फैसिलिटी जो है रशिया और भारत दोनों एक दूसरे के आर्म्ड फोर्सेस को, नेवी को, एयर फोर्सेस को ये देंगी एज पर रेलोस एग्रीमेंट। रेलोस एग्रीमेंट जैसे ही सिमिलर एग्रीमेंट्स भारत ने कई सारे और देशों के साथ साइन किया है। वन ऑफ द अर्लीस्ट सच लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया वाज विथ यूएस, जिसका नाम है लेमोआ, साइंड इन 2016। अभी तक भारत ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स, जैसा कि सबसे पहला था लेमोआ, रिसेंट है रेलोस, इस तरह के एग्रीमेंट्स 2016 से लेकर के 2026 तक में इन 10 सालों में 9 देशों के साथ इस तरह के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भारत ने साइन किए हैं। वो 9 देश हैं यूएस, यूके, फ्रांस, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड रशिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रेलोस एग्रीमेंट के ऊपर मैंने ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है कि क्या है ये रेलोस एग्रीमेंट और इसका क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं बायोगैस होता क्या है। देखिए, बायोगैस जनरेट किया जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन, मतलब ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि कैटल डंग, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू या फूड वेस्ट, इनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनता है बायोगैस। बायोगैस में मेनली 2 गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। उसके अलावा कुछ और गैसेज भी होते हैं ट्रेसेज में, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मीथेन तो आपको पता है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल एक्टिविटीज, मेनली फॉर कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग। तो मीथेन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और बायोगैस के अंदर मीथेन लगभग 70% तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द फीड गिवन। तो यही कारण है कि बायोगैस को ब्लेंड किया जा सकता है विथ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी या पाइप नेचुरल गैस पीएनजी। इसको ब्लेंड किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल के साथ एथेनॉल को ब्लेंड किया जा सकता है, जैसे एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल के साथ साथ एसएएफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को ब्लेंड किया जा सकता है, वैसे ही
सीएनजी एंड पीएनजी के साथ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी को ब्लेंड किया जा सकता है और उससे रिलेटेड टारगेट सेट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। टारगेट कुछ ऐसा है कि साल 2025-26 तक 1% ब्लेंडिंग की जानी है। मिनिमम 1% ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस मस्ट बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एंड पीएनजी। साल 2026-27 तक 3% ऑफ सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस मस्ट बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एंड पीएनजीसी। और 2028-29 तक यानी कि 31 मार्च 2029 तक 5% मिनिमम ब्लेंडिंग होनी चाहिए ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस विद सीएनजी एंड पीएनजी। अब इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। न्यूज ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के हिसाब से इंडिया इज ऑन द ट्रैक रिगार्डिंग 3% टारगेट ऑफ सीबीजी ब्लेंडिंग विथ सीएनजी एंड पीएनजी। तो 3% की जो ब्लेंडिंग करनी है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या पाइप नेचुरल गैस के साथ, वो ऑलमोस्ट हासिल हो चुका है। इंडिया इज ऑन द ट्रैक रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ द टारगेट ऑफ 3% ब्लेंडिंग ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस विद सीएनजी एंड पीएनजी। अच्छा, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए दो मुख्य इनिशिएटिव लेकर के आई है भारत सरकार। पहला है सतत इनिशिएटिव ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सतत इनिशिएटिव एम्स एट कॉमर्शियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। तो सतत इनिशिएटिव की मदद से ही सीबीजी बेस्ड कई सारे आप कह सकते हैं गैस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। दूसरा है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, गांव के एरिया में फोकस है कि जो एनिमल डंग्स या उसी तरीके के जो फीड स्टॉक्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करके और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाया जाए। तो गोवर्धन स्कीम का डबल फायदा है। एक तो क्लीनिनेस प्रमोट होगा क्योंकि गोबर या इस तरीके के जो एनिमल डंग है उसको फीड स्टॉक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा सीबीजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस भी प्रोड्यूस होगा। ध्यान रहे, गोवर्धन स्कीम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिकॉज यहाँ पे फोकस है क्लीनिनेस पे। तो गोवर्धन स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दो चार बातें आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में मेन गैस होता कौन सा है? तो आंसर है मीथेन। कैसे बनता है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। उसके रिलेटेड टारगेट क्या है? 1%, 3%, 5%। दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, सतत इनिशिएटिव कॉमर्शियल एस्पेक्ट है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। गोवर्धन स्कीम इसमें मेनली फोकस है क्लीननेस पे इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टॉमटॉर रेयर अर्थ डिपॉजिट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस। या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक। बाकी इंडिया रशिया रिलेशंस में भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिए कि टॉमटॉर एक एरिया है जहां पे बहुत सारा रेयर अर्थ डिपॉजिट है इन रशिया। रशिया के फार ईस्ट रीजन में एक रेयर अर्थ डिपॉजिट है, इसका नाम है टॉमटॉर रीजन। इट इज पार्ट ऑफ साखा रिपब्लिक रीजन ऑफ रशिया। Tomtor is considered as one of the world's largest undeveloped rare earth metal deposit। माना जाता है कि दुनिया का लगभग 14.5% टोटल रेयर अर्थ डिपॉजिट जो है वो टॉमटॉर रीजन में है। और रसिया और भारत अग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं जिसकी मदद से नाउ इंडिया विल बी गिवन एक्सेसिबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट रेयर अर्थ metals from Tomtor region of Russia. That is why it is in news. Russia offers India access to Tomtor rare earth deposit. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्यूएस रैंकिंग। प्लीज पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, छोटा सा फैक्ट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज पब्लिश्ड एनुअली बाय क्वाकेरेली साइमंड्स। क्वाकेरेली साइमंड्स QS इज एक्चुअली एन एजुकेशन नेटवर्क कंपनी जिसमें दुनिया भर के अलग अलग जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग पब्लिश की जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड। तो 2026 में 2027 रैंकिंग आता है, 2027 में 2028 रैंकिंग आएगा, इस तरीके से। तो 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 हैज बीन रिलीज्ड। भारत की तरफ से IIT दिल्ली हैज रिटेन इट्स हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन
पिछले साल भी आईआईटी दिल्ली वाज बेस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया, 123 रैंक थी। इस बार आईआईटी दिल्ली ने अपना रैंक थोड़ा इंप्रूव किया है और 118 पे आ गया है। दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, तीसरे पे आईआईटी मद्रास, चौथे पे आईआईटी खड़गपुर, पांचवें पे आईआईटी कानपुर, पांचवें पे ही है आईआईएससी बेंगलोर, सातवें पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आठवें पे है आईआईटी रुड़की और नौवें पे है आईआईटी गुवाहाटी। तो इस तरीके से ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पब्लिश होती है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसके आंसर देख लेते हैं। G7 से रिलेटेड पूछा गया कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो पहला इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है, इटली की जगह पे इंडिया लिखा हुआ है। और 2026 वाला जो G7 समिट है इट हैज बीन होस्टेड इन फ्रांस, नॉट कनाडा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, IOR-ARC. It was established very recently. This statement is wrong. It was established in 1997. It is an alliance meant only for maritime security. That is also wrong. Economic cooperation पे भी फोकस करता है। तो both statements are wrong in fact. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ने गलती से सी मार्क किया है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई विल रेक्टिफाई इट। ग्रेटर हॉग बैजर, ये इंडेंजर्ड नहीं वल्नरेबल कैटेगराइज्ड है आईयूसीएन में, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। एलिमिनेशन मेथड से भी आपको जवाब मिल जाएगा। सिंस पहला स्टेटमेंट गलत है तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। INS बाज इज इंडिया सदर्न मोस्ट मिलिट्री स्टेशन एंड इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।